औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा अता फरमा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़रात, कई असातिज़ा किराम और कहीं गाइडेंस रहनुमाई करने वाले आपको मुअल्लिम और मुअल्लिमात जिन्होंने इस एग्ज़ाम को फेस किया है, दिया है और कामयाबी हासिल की है, और जो दर्सो तदरीस के पेशे से कई ज़माने से वाबस्ता है, आपको वक्तन-फ़वक्तन रहनुमाई कर रहे हैं। इंटेलेक्ट एकेडमी के जानिब से मैं आपका ये पहला सेशन जो हम सीडीपी का लेने जा रहे हैं, आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको आगाह किया कि हमारे नए बैचेस टीईटी और सीटीईटी इंटेलेक्ट एकेडमी नियर मदीना मस्जिद एहबान नगर परभनी में बतारीख 24 से हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है वक्त काफ़ी कम है, खाली आपको कोई एकेडमी या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने से आपका मामला हल नहीं होगा। एकेडमी कोचिंग क्लासेस में आपको निसाब, कंटेंट के ताल्लुक से मालूमात और क्वेश्चन पेपर वगैरह हल कराए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली बारी इससे पहले भी जो 2 बैचेस सीटेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कामयाबी हासिल की और 10 पेपर हमने साबिक़ा प्रीवियस ईयर्स के लिए थे, उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ। दिन ब दिन सवालात में अपडेट्स होते रहते हैं, वक्तन-फ़वक्तन उसकी भी हम रहनुमाई करते हैं। तो आइए हम, अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि टीईटी और महा टीईटी और सीटेट में कोई सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि ग्रामर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज की चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, वो तब्दील नहीं होती। और दूसरी बात, सेकंड लैंग्वेज का भी वही मामला है। सीडीपी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में तमाम, चाहे सीटेट हो, महा टीईटी हो, एक ही होती है, बदलती नहीं है। हमारे नफ्सियात के ख़यालात भी सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो ये 3 पेपर तो कॉमन हो गया आपका, और मैथमेटिक्स का भी पेडागॉजी जो होता है और जो उसका कंटेंट होता है वो एक जैसा ही होता है, कंसेप्ट वही होते हैं। तो 4 मज़ामीन यानी 120 मार्क्स का आपका सिलेबस कॉमन है। रही बात ईवीएस की और आपकी साइंस की, पेपर फर्स्ट और सेकंड के दोनों एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो या महा टीईटी हो, उसमें पेडागॉजी तो वही होती है, ईवीएस हो या साइंस हो, तो तब्दील नहीं होती उसमें, चाहे जैसा कि आपकी सोशल साइंसेस है। लेकिन कंटेंट आपके रियासत के, स्टेट के सिलेबस के हिसाब से होता है, मतलब सिलेबस तो वही होता है, कंटेंट वहाँ के हिसाब से होता है। तो आपको थोड़ा-सा वो दरसी कुतुब का अगर आप जायज़ा ले लें, प्राइस फ्रॉम फर्स्ट टू 8 फॉर फर्स्ट पेपर महा टीईटी और फर्स्ट टू 10th फॉर सेकंड पेपर महा टीईटी। अब इस तरीके से सीटेट का भी वही हाल है आपका, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए। खैर तफ़सील तवील तो में जाते हुए मैं आगाज़ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीडीपी का पहला हिस्सा है, हमको समझना है, वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ सीडीपी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, कि नफ्सियात क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साइकोलॉजी जो ये वर्ड है, लफ्ज़ है, दरअसल ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, 2 अल्फाज का मजमूआ है। यूनानी ज़ुबान से ये माखूज़ है, जो 2 अल्फाज से बना है, साइकी और लोगस। साइकी और लोगस से मिला के मुरक्कब लफ्ज़ साइकोलॉजी वजूद में आया है। साइकी का मतलब है सोल, रूह, और लोगस का मतलब है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ सोल, अगर आप इसका ओवरऑल मीनिंग करते हैं, द स्टडी ऑफ सोल, रूह का मुताला को आप नफ्सियात कहते हैं। ये अरिस्टोटल या अरस्तो ने नज़रिया पेश किया था, लेकिन उससे लोगों के दरमियान मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिस्ट है, हमारे नफ्सियात है, उससे उन्होंने मुवाफ़क़त क़ायम नहीं की, मुत्तफ़िक़ नहीं हुए, और मज़ीद उसकी स्टडी चलती गई है। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास तो मामला यह है कि आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नमूने हयात हमारे सामने पेश करके गए हैं। कुरान मजीद में भी तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन लोग आज तक स्टडी कर रहे हैं। तो बड़े उसकी बात है कि हमारे पास सब चीज़ें मौजूद है, और यकीनन लोग जैसे ही अलग अलग जदीद दौर के भी साइकोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसको बहुत करीब पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम देखिए, नफ्सियात ने सबसे पहले अपनी रूह खोई, फिर दिमाग खोया, फिर शऊर खोया, और आखिरकार ये इंसान के बर्ताव का मुताला बनकर रह गई। ये नजरिया पेश किया था वुडवर्थ ने। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, उसने कहा कि नफ्सियात क्या है। उसने सबसे पहले रूह खोई, जबकि अरिस्टोटल ने कहा था कि रूह का मुताला जो है तो वो नफ्सियात है, साइकोलॉजी। फिर किसी ने कहा कि इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड, आगे देखेंगे, लेकिन उसने दिमाग भी खो दिया। फिर किसी, जैसा कि जेम्स विलियन ने, शायद उसने कहा था कि ये शऊर का मुताला है। दिमाग का मुताला शऊर से ताल्लुक होता है। फिर उसने शऊर खोया, और आखिरकार ये इंसान के बर्ताव का मुताला बनकर रह गई, वुडवर्थ का कहना है। और जैसा कि आप देखते हैं कि तालीमी नफ्सियात के एतबार से भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन का मीनिंग, तालीम का मतलब यही है कि तलबा तालिबात के बर्ताव में मुतवक्का तब्दीली को हम नफ्सियात या तालीमी नफ्सियात कहते हैं। जब तक डिजायरेबल चेंज नहीं आता अकॉर्डिंग टू अवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो तालीम के होते हैं, अगर वो डिजायरेबल चेंज आ गया, बर्ताव में मुतवक्का तब्दीली आ गई, तो ही आप कहते हैं कि वो दैट इज अ साइकोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। इंसानी फितरत के मुतालिक मालूमात हासिल करने की साइंस ही नफ्सियात है, ये बोरिग ने कहा था, ये एक साइकोलॉजिस्ट था। और बहरहाल ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग तारीफें, नज़रियात, आपके महा टी में या सीटेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कभी नज़रिया देता है आपको, नीचे ऑप्शन में 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम देता है या किसी और के नाम देता है, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है। आपको राइट आंसर को चूज करके आंसर को पिकअप करना पड़ता है, उसको वो चूज करना पड़ता है। तो कभी आपको नज़रियात दे देगा, और नीचे आपको नज़रिया दे देगा, और नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा साइकोलॉजिस्ट के नाम के। या कभी आपको 4 नाम, कभी एक नाम दे देगा ऊपर क्वेश्चन में, और नीचे 4 नजरिया देगा। आपको सही इंतखाब करना है, ये नजरिया किसका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा था अभी कि इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड, जैसा कि जेम्स विलियन ने कहा था। तो दिमाग का अगर आप जायजा लेंगे तो दिमाग को 3 हिस्सों में, 3 डोमेन में यहाँ पर डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया है। एक होता है शऊर, दैट इज योर कॉन्शियस। दूसरा होता है तहतुत शऊर, सबकॉन्शियस। और तीसरा होता है लाशऊर। तो देखिए, ये एक आम साख्त है ब्रेन की, जिसमें 3 डोमेन्स है, 3 हिस्से है, दैट इज कॉन्शियस, शऊर, तहतुत शऊर, सबकॉन्शियस, और लाशऊर। हमारे दिमाग में तह दर तह परतें, लेयर्स होते हैं। तो जिसके ज्यादा लेयर दिमाग में होते हैं, कहा जाता है कि वो शख्स ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, दिमाग का मुताला। तो ये जो पेश किया था, ये नजरिया पेश किया था जेम्स विलियन ने। ये यहाँ पर हमने उसका नाम नहीं लिखा है। तो ये इट इज अ स्टडी ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू जेम्स विलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, नफ्सियात का मफहूम क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। नफ्सियात अपने मफहूम को हासिल करने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरी है। कभी इसे रूह का इल्म कहा गया है, साइंस ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल, अरिस्टोटल ने कहा था।
कभी इसको स्टडी ऑफ माइंड, जैसा कि अभी हमने देखा जेम्स विलियम ने कहा है उसको दिमाग का इल्म या इल्म दिमाग, और किसी ने इसको कहा है इल्म आगाही, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर वाला इल्म से कहा गया, याद किया गया। और किसी ने इस इल्म को कहा कि तर्ज अमल का इल्म, साइंस ऑफ बिहेवियर। और यही आमतौर पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में चेंज इन बिहेवियर के नाम से इसको लिया जाता है। अभी तक इस मफहूम पर एक राय कायम नहीं हो सकी, चंद मफहूम मुंदरजा झेल हैं। मुख्तलिफ मुख्तलिफ मफहूम है इसके। देखिए, अब पहला यह है कि बोरिंग लिंक फील्ड और वेल्ड ने इसको कहा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। नफ्सियात इंसानी फितरत का मुताला है। अब वहीं देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रीसन एंड अदर्स, ग्रीसन और दीगर के लिहाज से साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द ऑब्जर्वेबल ह्यूमन नेचर। नफ्सियात इस इंसानी फितरत से मुताल्लिक़ है जिसका मुशाहिदा किया जा सके या जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। वहीं पर देखिए, स्किनर साहब कहते हैं कि साइकोलॉजी इन द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द इट इज नॉट इन, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। नफ्सियात कर्ज अमल और तजुर्बे का इल्म है। ये नजरिया, ये मफहूम, ये मीनिंग पेश किया था स्किनर ने। आइए, मन ने क्या कहा है, देखिए, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। क्या कहा उसने? साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। नफ्सियात का ताल्लुक तर्ज अमल की साइंटिफिक तफ्तीश से है, इन्वेस्टिगेशन से है, ये कहा मन ने। आगे देखते हैं, मीनिंग आगे देखिए, जिसके ये पल्स ब्रेक की स्पेलिंग मीनिंग है नजरिया। उसने कहा नफ्सियात की सबसे इत्मीनान बख्श तारीफ डिफिनेशन इंसानी तर्ज अमल के इल्म की शक्ल में की जा सकती है। ओवरऑल अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं, नफ्सियात की अलग अलग शाखें हैं, इस दरख्त के कई ब्रांचेस है, जैसा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सनती नफ्सियात, हाँ, और उसके साथ साथ देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, और उसकी और एक ब्रांच है तिफली नफ्सियात को आप CDP से जानते हैं। और हमारा मेन कंसंट्रेशन मरकज यहाँ पे नफ्सियात स्टडी का तिफली नफ्सियात के ऊपर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NEP और NCF 2005 के खाके के लिहाज से, दर्सियाती निसाब के हिसाब से बच्चे को ही मरकज रखकर तालीम के तमाम अवामिल को हमको करना है। यहाँ पर सेंटर बच्चा है, स्टूडेंट सेंटर है, तिफल सेंटर है। तो नफ्सियात की सबसे इत्मीनान बख्श तारीफ इंसानी तर्ज अमल के इल्म की शक्ल में की जा सकती है। और नफ्सियात की तर्ज अमल इंसान की ताल्लुक का मुताला है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, सॉरी कॉल आ गया था बीच में, इम्पोर्टेंट कॉल था, लेना ही था। तो नशोनुमा और बारीकी, ये हमारा
वेरी फर्स्ट यूनिट है सीडीपी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बारीकी को तरक्की भी कहते हैं, डेवलपमेंट को आप बारीकी कहिए या तरक्की कहिए। नशोनुमा से मुराद ग्रोथ। नशोनुमा का मफहूम, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। आमतौर पर नशोनुमा का मफहूम जिस्म और उसके हिस्सों की शक्ल और वजन के बढ़ने से लिया जाता है। कॉमनली आमतौर पर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट का मीनिंग लेते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन वेट, जिस साइज में बढ़ना, जसामत में बढ़ना, आमतौर पे ये नशोनुमा के माने लिए जाते हैं। इस इजाफे को नापा और तोला जा सकता है। वी कैन जस्ट मेजर द ग्रोथ इन साइज, वेट, इसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। माँ के पेट से ही बच्चे की नशोनुमा शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम द एम्ब्रियो, है ना, वहाँ से क्या होता है, माँ के पेट से ही बच्चे की नशोनुमा शुरू की जाती है। इसलिए साइकोलॉजी में कहा गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिगिंस विथ वोम टू टोम, यानी पैदाइश से मौत तक ये नशोनुमा का अमल मुसलसिल जारी व सारी रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और ये इनकी पैदाइश के बाद भी चलती रहती है। इसकी चंद खुसूसियात मुंदरजा झेल है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। देखिए, पहली खुसूसियत है, कुछ नशोनुमा एक खास उम्र तक होती है, उसके बाद रुक जाती है और ज़्यादा उम्र होने पर कम भी होती है। देखिए, द रूल ऑफ ग्रोथ इज दैट एक पीरियड तक बढ़ते रहती है, लेकिन जब एक ख़ास उम्र आता है, हमने जब इंसान जब मुअम्मर हो जाता है तो उसका एक आफ्टर 40 ईयर्स, यू कैन से 40-50 ईयर्स, डिटोरिएशन पीरियड चल जाता है ना। उरूज ज़वाल तो लगा है ज़िंदगी में, है ना। जो भी दुनिया लाभ पानी है, जो आया है उसको जाना है ना। इसलिए अल्लाह से दुआ करना कि कोई उरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल। तो इसके बाद देखिए, नशोनुमा एक ख़ास उम्र तक होती है, इसके बाद रुक जाती है और ज़्यादा उम्र होने पर कम भी होती नजर आती है। डिटोरेशन पीरियड होता है मुअम्मर लोग। नशोनुमा की वजह से बच्चों में जो तब्दीलियाँ आती है उनको देखा और नापा जा सकता है। नशोनुमा सिर्फ जिस्मानी तब्दीली को जाहिर करती है। ग्रोथ जस्ट इंडिकेट द फिजिकल डेवलपमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, है ना। फिजिकल जो था, हमने मेजरमेंट किया ग्रोथ को, बारीकी किया, व्हाट इज डेवलपमेंट या तरक्की, बोलिए उसको, तरक्की का मफहूम, बारीकी का मफहूम। बारीकी से नशोनुमा का जुज हमेशा जुड़ा होता है। ये दोनों बॉन्डिंग है दोनों की। अगर एक आया तो दूसरे को साथ में आना जरूरी है। बारीकी और नशोनुमा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वास्ते हमेशा साथ में आते हैं, है ना। हम साया होते हैं एक दूसरे के, आप कह सकते हैं। तो बालिगी से नशोनुमा का जुज हमेशा जुड़ा हो रहता है। बालिगी सिर्फ नशोनुमा तक महदूद नहीं होती, है ना। अगर आपकी भले ग्रोथ रुक जाए लेकिन डेवलपमेंट तो आपका चलता रहता है, क्योंकि इक्तिसाब इल्म भी एक डेवलपमेंट है आपका, लर्निंग। और कहा गया है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना। इंसान पैदाइश से मरने तक सीखते ही रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, उसकी बालिगी होती रहती है। तो भले ही आप कह सकते हैं कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, नमो रुक जाएगा, लेकिन बालिगी जो है वो चलते रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बल्कि इसमें बलूगत के अगराज की तरफ होने वाले तगय्युरात भी शामिल है। बालिगी के नतीजे में आदमी में नई खुसूसियात और नई सलाहियतें पैदा होती हैं। तो ड्यू टू डेवलपमेंट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप इन द ह्यूमन बीइंग। वो चंद प्रॉपर्टीज जो है, चंद खुसूसियात हम अब मुशाहिदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले, पैदाइश से मौत तक बालिगी जारी रहती है। जैसा मैंने कहा आपको, वॉर्म टू टोम, है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट का। तो पैदाइश से मौत तक बालिगी जारी। दूसरा, देखो, बालिगी में पढ़ना भी शामिल है, सही है। आप पढ़ते रहिए तो आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा, आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, है ना। मगजन मगजन सलाई रहेगी, आप इनरिचमेंट ऑफ द नॉलेज होगा, इनरिचमेंट ऑफ द कंटेंट होगा, नफ्स मजमून की बारीकी होगी,
है, तो आपका इल्म जो है तो बढ़ता रहेगा, आप मुताला मुशाहिदा मुसलसल करते रहेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सीखना हर उम्र का शख्स हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तग़य्युरात को महसूस किया जा सकता है। अब जब आपने समझ लीजिए आपने कुछ नॉलेज को इम्प्रूव किया, ज़ाहिर है आपका जो भी है तो उसका नज़रिया आपका मज़ीद पुख्ता हो गया, एनरिच हो गया, तो उसको आप नाप सकते हैं। अगर ये बच्चा समझो 5th क्लास का बच्चा है, वो मज़मून लिख रहा है, और अगर वो बच्चा 10th में आ गया तो उसके 5th के मज़मून में एस्से में और 10th के एस्से में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि उसने उसको कंटिन्यूअस सीखा है, नए-नए अल्फ़ाज़ को, इडियम्स को, फ्रेज़ेस को उसमें डाला है, नए-नए मुख्तसर एक तवील किस्से को एक कुज़े में बंद कर दिया है अल्फ़ाज़ के ज़रिए, तो ये फ़र्क पड़ता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्तरका तौर पर तग़य्युरात आते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि जैसा कि इसमें उरूज भी होता है और ज़वाल भी होता है, चेंजेस तो आते रहते हैं। नशोनुमा और बालिगी के उसूल, चंद उसूल है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपका जो पहले यूनिट का महंगा ही हिस्सा है, ये सब कंटेंट है आपका जो महा टीईटी का सिलेबस है, और टीईटी में भी देखिए ये जुड़ा हुआ है कि नशोनुमा और बालिगी के उसूल है ना, उसूल और ज़वाबित पर ही सबसे चलती है। क्या उसूल होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स है? बच्चों की नशोनुमा के साथ उनमें बालिगी भी होती रहती है, ग्रोथ भी होता है और साथ में डेवलपमेंट, मगर यहाँ ये बालिगी मुकर्ररा उसूल के मुताबिक होती है। चंद रूल्स है उसके हिसाब से ही है, इधर-उधर कहीं भागती नहीं है। जैसा जो भी उसका रूल्स है, उसके उसूल है, उस हिसाब से बालिगी होती है। नशोनुमा और बालिगी के अहम उसूल मुंदरजा ज़ैल है। मुतवातर नशोनुमा का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मुसलसल होता है। इस उसूल के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा मुतवातर कंटिन्यूअस होती रहती है। कभी ये रफ्तार तेज रहती है, खास तौर पे टीनेजर्स की देखेंगे आप, 6 to 13 ईयर्स की, या शुरू के बिगिनिंग है पैदाइश से, तिफल से, मतलब देखिए बच्चे इतने जल्दी फास्ट उनमें डेवलपमेंट होता है कि यार हम कभी देखते हैं तो उनको 1 साल 2 साल बाद, अरे आप है क्या, कितने छोटे थे आप, इतनी हाइट बढ़ गई, तो मतलब वो फास्ट डेवलपमेंट होता है। और कभी सुस्त, मिसाल के लिए बच्चे की पहले 3 साल में नशोनुमा बहुत तेज, फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द लाइफ इज द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फास्ट होता है, और बाद में ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इस तरह जिस्म के कुछ हिस्सों की नशोनुमा तेज रफ्तार से होती है और कुछ की सुस्त रफ्तार से होती है। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप वेरी फास्ट और कुछ सुस्त चलते हैं, स्लो चलते हैं। नशोनुमा इस रफ्तार से होती है कि इसका एहसास भी नहीं होता, और जो जहाँ पर स्लोएस्ट मूड में उसका डेवलपमेंट होता है, नशो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसका एहसास नहीं होता, धीरे धीरे फास्ट वाला भी आपकी नजर में आ जाता है। नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल, सेकंड रूल है डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल। इस उसूल के मुताबिक मुख्तलिफ अशखास की नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके, है ना, इख्तिलाफ है यहाँ पे पर्सनालिटीज में भी। तो इस उसूल के मुताबिक मुख्तलिफ अशखास की नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, कोई एकदम फास्ट बढ़ जाएगा, कोई स्लो बढ़ेगा, या कोई एकदम ऊंचा हो जाएगा, कोई बोना छोटे पस्ता खत का होगा, अलग अलग। अगर 2 ट्विंस हैं तो एक हो सकता, एक बहुत टॉल हो जाएगा, एक अपना पस्ता खत होगा, या एक एकदम ब्लैक कलर का होगा और एक अपना समझ लीजिए कि फेयर कलर का होगा, गोरा और काला। और ये इख्तिलाफ नशोनुमा की पूरी मुद्दत तक बना रहता है। अब कोई एकदम फैट होगा, कोई दुबला होगा, तो ये, अब ये एक बार ये जो जिसमें जो ये उसूल आ गया, और ये जो है तो ये ऐसा नहीं कि बचपन में अच्छा था बड़ा, तो दोनों में ये सारी उम्र तक इख्तिलाफ अलग अलग होता है, मतलब वो कायम रहता है। मिसाल के लिए अगर कोई बच्चा पैदाइश के वक्त लंबा हो, तो वो बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा पैदा हो, पस्ता खत हो, तो वो आम तौर से खत में भी छोटा ही रहता है, पस्ता ही रहता है। नशोनुमा की तरकीब का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंशियल मेंटल सीक्वेंस। इस उसूल के मुताबिक बच्चे की जुबान से मुतालिक नशोनुमा एक मुकर्रर तरतीब से होती है। मसलन पैदाइश के वक्त वो सिर्फ रोना जानता है, व्हेन ही कम्स इनटू दिस वर्ल्ड, जब पैदा होता है तो रोकर आता है दुनिया में। 2 माह बाद वो गले से एक खास किस्म की आवाज निकालने लगता है,
अलग अलग आवाज़ों के लिए निकालता है। चौथा उसूल नशोनुमा के रुख का उसूल, सिम्त, आपको सिम्त का उसूल भी कहते हैं, सिम्त का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डायरेक्शन कैसी। इस उसूल के बाद बच्चे की नशोनुमा सर से पैर तक होती है, फ्रॉम हेड टू लेग। मसलन अपनी जिंदगी के पहले हफ्ते में सिर्फ अपने सर को उठा पाता है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द बर्थ वो अपने सर को उठा पाता है। पहले 3 माह में वो अपनी आंखों की रफ्तार पर कंट्रोल करता है, पहले 3 माह में वो अपने आप में कंट्रोल करता है, सीख जाता है। 6 माह में वो अपने हाथों की हरकत पर इख्तियार हासिल करता है, इन 6 मंथ अपने हाथों की हरकत पर खास तौर पे, और 9 माह में वो सहारे लेकर बैठने लगता है, 9 मंथ में वो सहारा लेकर बैठे, और 12 माह में वो खुद बैठने और घसीट कर चलने लगता है, खुद बैठता है और खिसक खिसक करने से चलता है। 5वां उसूल है इंज़िमाम का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंज़िमाम का उसूल, इंटीग्रेशन का उसूल। इस उसूल के मुताबिक बच्चा पहले पूरे अज़ू और फिर अज़ू के हिस्सों को चलाता है, ऑर्गन्स के पार्ट्स को चलाता है, इस अज़ू को। इसके बाद वो इन हिस्सों में इंज़िमाम करना सीखता है और ये इनको इंटीग्रेट करता है। जैसा कि हाथ का मूवमेंट है तो फिर वो पेन पकड़ लेता है, पेन पकड़ फिर पेन को चलाना सीखता है, ये उसका एक इंटीग्रेशन मूवमेंट का। इसके बाद वो इन हिस्सों में इंज़िमाम करना सीखता है, मसलन पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाहमी ताल्लुक का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। अब एक दूसरे से तमाम बॉडी पार्ट्स वगैरह भी रिलेटेड होते हैं, तमाम चीज़ें माहौल के भी रिलेटेड होते हैं, ये उसमें तामुल पैदा करता है, ताल्लुक, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, बाहमी तामुल, ताल्लुक का, या तामुल भी कह सकते हैं उसको, ताल्लुक का उसूल। इस उसूल के मुताबिक बच्चे के जिस्मानी और दिमागी और जज्बाती पहलुओं की बालिगी में आपसी ताल्लुक होता है, कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से? बच्चे के जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पहलुओं की बालिगी में आपस में ताल्लुक होता है। मतलब बच्चे की जिस्मानी बालिगी के साथ साथ उसकी दिलचस्पियों पर गौर करने की मरकजियत और बर्ताव में तब्दीलियाँ होती है, साथ ही इनमें ज़ुबान से मुताल्लिक बालिगी पैदा होती है, लिसानी डेवलपमेंट भी इसमें होता है इसके साथ। अब 7वां ऑप्शन देखिए, इनफरादी इख्तिलाफात का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखिए करम और मुजज़्ज़ा, कोई भी आपको इंसान एक जैसा नहीं मिलेगा, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट आइज, डिफरेंट नोज, डिफरेंट हैंड्स, सब चीज़ मुख्तलिफ है। ये यकीनन ये उस मालिक की याद को बताता है कि वो ही सिर्फ है जो दुनिया में हर चीज़ को अलग अलग तरीके से पैदा कर सकता है। यहाँ तो हम डिफरेंट के तरीके से सोच भी नहीं सकते। इस उसूल के मुताबिक हर एक बच्चे की बालिगी की अपनी शक्ल होती है, उस शक्ल में इनफरादी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। एक ही उम्र के 2 बच्चों की जिस्मानी, दिमागी, समाजी बालिगी में इनफरादी इख्तिलाफ पाए जाते हैं। 2 बच्चे हैं, उसकी दिलचस्पी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो ज़ाहिर है उसका डेवलपमेंट उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, उसकी सलाहियत के हिसाब से होगा, उसके कॉम्पिटेंसेस के हिसाब से होगा। एक बच्चा समझिए स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ने में ज़हीन है, स्पोर्ट्स वाला उसमें एकदम फास्ट होगा, और ये ज़हीन बच्चा स्पोर्ट्स को बराबर कर नहीं पाएगा। तो देयर आर मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी इख्तिलाफात का उसूल। और 8वां एकसा नमू का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एकसा नमू का उसूल क्या है? इस उसूल के मुताबिक हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, अपनी तख्लीक के मुताबिक बालिगी के नमूने पर चलता है। जैसा कि जिस तरीके से भी पैटर्न है लाइफ के, उसकी डेवलपमेंट वो उसूल जो है कुदरती उसूल है, उस पर चलेगा, भले वो अलग अलग इंसान हो लेकिन एक ही हो, मतलब ये कॉमन होगा। मिसाल के लिए दुनिया के हर हिस्से में इंसान के बच्चों की बालिगी का नमूना एक ही है। तो प्रोसेस जैसे दुनिया में आते हैं तो वो कैसा डेवलप है ना, फ्यूटस कैसा होता है, बच्चा 9 मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, और माँ के पेट में बच्चा किस तरीके से आता है दुनिया में, ये तो सबका कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, और इसमें किसी किस्म का फर्क होना मुमकिन नहीं है। अब हेरिडिटी की बात आती है, तवारुस और माहौल के बाहमी असर का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तवारुस, हेरिडिटी और माहौल, इन्वायरमेंट, दोनों के आपस में बाहमी ताल्लुक का भी असर बहुत होता है। इस उसूल के मुताबिक बच्चे की बालिगी सिर्फ तवारुस और माहौल की वजह से नहीं होती,
बल्कि दोनों के बाहमी असर के वजह से होती है। खाली आप तवारस को हेरिडिटी को वो दोष दे नहीं सकते, है ना? उसका माहौल भी उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। एक बच्चा बहुत ज़हीन है, सब अच्छा है, खूब स्टडी कर रहा है, लेकिन उसका समझो घर में माहौल वैसा नहीं, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वो वहाँ पे माहौल का असर उस पे आएगा। और एक बच्चे के पास माहौल है, लेकिन कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, वो बड़ा वो उसमें ट्रांसफ़र हुए, माहौल को वो अडैप्ट नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक बहुत गहरा होता है। ये बात तहकीक से साबित हो चुकी है कि तवारुस इन हुदूद को तय करता है जिनके आगे बच्चे की बालिगी मुमकिन नहीं है, और ये कि ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में आलूदा माहौल, जैसा अभी कहा मैंने, माहौल का बहुत बड़ा रोल है। और गंभीर बीमारी, कुछ क्रॉनिकल डिसीज़ अगर किसी को है उसको, तो दैट डिसीज़ इज़ आल्सो गोइंग टू अफेक्ट्स ऑन हिज़ लाइफ़, इंसान की सलाहियतों को कमज़ोर बना सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह, आपने माशाल्लाह आपका वक़्त दिया काफ़ी, अल्लाह आपको इसका अजर दे। और मैंने कोशिश की कि इस फर्स्ट यूनिट को इन शॉर्ट यूनिट बयान कर सकूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सेहत दे और वो सलाहियत दे कि मैं आगे की इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। व आखिर दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।